नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर एनडीए में मचे घमासान की, सीसी ज्ञानेश कुमार पर भड़के पूर्व चुनाव आयुक्त की। देखेंगे कैसे फडणवीस सरकार ने शिंदे और अजित पवार को दिया झटका, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने टीएमसी को क्यों दिया ओपन चैलेंज। जानेंगे कैसे खरगे के आके संघ और बीजेपी को मिली करारी हार। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली धमाके को लेकर आए बड़े अपडेट की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार में नई सरकार के गठन की कोशिश शुरू। गांधी मैदान में 17 से 20 नवंबर के बीच हो सकता है शपथ ग्रहण। आम लोगों के लिए बंद किया गया गांधी मैदान। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए खर्च किए 14,000 करोड़ रुपए। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली है बंपर जीत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, कहा यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये हमारी पहचान रही है। हिंदुस्तान की इस पहचान पर संकट पैदा कर रही है ये सरकार। कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया को मिली करारी हार, 93 रन पर आउट हुई टीम इंडिया। 30 रनों से दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दी शिकस्त। 3 ही दिन में कोलकाता टेस्ट गंवाया। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद अब नए मुख्यमंत्री के चुनाव की कवायद शुरू हो गई है। सभी को इंतजार है नए सीएम के नाम की घोषणा की, लेकिन इससे लेकर एनडीए में अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन बीजेपी उनके नाम पर मुहर लगाने को तैयार नहीं दिख रही। ऐसे में कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। चुनाव नतीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को पिछले चुनाव की तुलना में 18 लाख से ज्यादा वोट मिला, लेकिन सीटें कम हो गईं। ये हाल पूरे महागठबंधन का दिखाई दिया। महागठबंधन की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वोट चोरी के सबूत सामने लाएंगे। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने तो चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आचार संहिता के दौरान भी महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटती रही और चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा रहा। बिहार में आचार संहिता की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। महागठबंधन जहां चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं बड़ी जीत ने नीतीश कुमार की मुसीबत बढ़ा दी है। दिल्ली और पटना में बैठकों का दौर दिन भर चलता रहा है। जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह पटना से दिल्ली पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, फिर पटना लौट गए। पटना में नीतीश कुमार ने 17 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही नई सरकार के गठन की कोशिश भी शुरू हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से भले ही अभी तक नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। पर पेच मंत्रियों को लेकर है। डिप्टी सीएम पद पर चिराग पासवान की तरफ से भी दावेदारी ठोक दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विधानसभा स्पीकर को लेकर बना हुआ है। जेडीयू इस बार स्पीकर का पद अपने पास में रखने की कोशिश में जुट गई है, जबकि बीजेपी की तरफ से भी इसे लेकर दावेदारी की जा रही है, क्योंकि भविष्य में नीतीश कुमार की जगह अगर बीजेपी खुद का सीएम बनाने की कोशिश करेगी तो स्पीकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक तरफ सीएम पद को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, जिससे एनडीए के साथ ही चुनाव आयोग भी मुश्किलों से घिरा हुआ है। इस बीच पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने सीसी ज्ञानेश कुमार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिससे विपक्ष के तमाम आरोपों को और बल मिल गया है। तो ऐसा क्या कहा पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। एनडीए को बम्पर जीत मिली है, जबकि उम्मीद महागठबंधन के पक्ष में थी। विपक्ष एनडीए की इस जीत का जिम्मेदार चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ठहरा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर मिली भगत के आरोप लगे हों। पहले भी चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप लग चुके हैं। वहीं अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने विपक्ष के इन आरोपों पर मोहर लगा दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने चुनाव आयोग के क्रियाकलाप पर सवाल तो उठाए ही, साथ ही ये भी कहा कि पहले चुनाव आयोग ज्यादा स्वतंत्र था, वहीं अब एक चपरासी पर भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अपने बयान में एसवाई कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के 4 मिनिस्टर को मैंने चार्जशीट किया था, आज चपरासी पर भी एक्शन लेकर दिखा दे। क्या चुनाव आयोग हलफनामा देगा कि किसको डिलीट किया, क्यों डिलीट किया? उनका ये बयान साफ साफ चुनाव आयोग पर सरकार की कठपुतली होने के आरोप को पुख्ता कर रहा है। साथ ही उन्होंने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में मिली गड़बड़ी और वोटर लिस्ट में पता 0 होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग हमें या आपको उस घर में ले चलेगा जिसका पता 0000 लिखा है। मजाक बना दिया है पूरे देश का। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर अहम भूमिका चुनाव आयोग की मानी जा रही है।
जिससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं अब एसवाई कुरैशी के इस बयान ने आयोग के पक्षपाती रवैये को सबके सामने लाने का काम किया है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चुनाव आयोग या ज्ञानेश कुमार इस पर कोई सफाई देते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी के बयान ने चुनाव आयोग पर उठते सवालों को और बल दे दिया है, तो सवाल फडणवीस सरकार के फैसले पर भी उठ रहे हैं। सरकार ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे के स्मारक न्यास का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, जिससे राज्य में तमाम तरह की चर्चाओं को हवा मिल गई है। बीएमसी चुनाव से पहले आए इस फैसले से दोनों ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार की नींद उड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक फैसला सामने आया है। इस फैसले ने महायुति में शिंदे और अजित पवार की टेंशन बढ़ा दी है। फडणवीस सरकार ने उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य में इस फैसले को महायुति में संभावित तौर पर तनाव के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को ही असली शिवसेना बताते रहे हैं और इसके चुनाव चिन्ह पर भी दावा करते रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को यह अहम पद सौंपना कई सवाल खड़े करता है। पूछा जा रहा है कि क्या यह महायुति में दरार का संकेत है, जहां बीजेपी अपने सहयोगियों को यह पद देने के बजाय उद्धव ठाकरे को यह पद दे रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या यह देवेंद्र फडणवीस का एक ऐसा सोचा समझा कदम है जो बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को बाला साहेब की विरासत के मुद्दे पर हमला करने से रोक देगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चुनावी माहौल में यह फैसला महायुति के लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यह गठबंधन की एकजुटता और फैसलों पर सवाल उठाता है। दरअसल न्यास का पुनर्गठन कर उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सुभाष देसाई को सचिव और विधायक आदित्य ठाकरे को सदस्य बनाया गया है। अब इस फैसले का असली मकसद और इसका महायुति की आंतरिक गतिशीलता पर क्या असर होगा, ये तो आने वाले निकाय चुनाव के नतीजों से ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि फडणवीस के इस फैसले से शिंदे और अजित पवार नाखुश जरूर हुए होंगे। फडणवीस सरकार ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों को ही झटका दे दिया है, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। तो सियासत पश्चिम बंगाल की भी गरमाई हुई है। राज्य में एसआईआर को लेकर छिड़ी बहस के बीच राज्यपाल बोस ने सत्ताधारी दल टीएमसी को सीधी चुनौती दे दी है कि साबित करो नहीं तो माफी मांगो। तो क्यों राज्यपाल ने टीएमसी को किया चैलेंज, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्यपाल और टीएमसी में विवाद छिड़ गया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को बंगाल के लिए जरूरी बता रही हैं, तो टीएमसी पूरी ताकत से इसका विरोध कर रही है और इसे एनआरसी लागू करने की साजिश करार दे रही है। ऐसे में पहले से ही दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है और अब ये तकरार बढ़ती नजर आ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल बोस पर आरोप लगाए हैं कि बंगाल के राज्यपाल से कहिए कि वो राजभवन में भाजपा के अपराधियों को न आने दे। राजभवन में बीजेपी के गुंडों को शरण दी जा रही है और वहीं से हथियार और बम बांटकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। जब तक ऐसा राज्यपाल पद पर रहेगा तब तक बंगाल का भला नहीं हो सकता। कल्याण बनर्जी के बयान ने राज्यपाल के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल को अयोग्य बताया तो बोस भड़क गए और टीएमसी सांसद को खुला चैलेंज दे दिया। राज्यपाल बोस ने कहा कि सांसद आकर दिखाए कि राजभवन में हथियार गोला बारूद कहाँ रखे हैं। अगर वो आरोप साबित नहीं कर सके तो माफी मांगे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। यही नहीं, राजभवन ने बाकायदे प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राजभवन को कल्याण बनर्जी और सिविल सोसाइटी के लिए खोल दिया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राज्यपाल इन आरोपों को लेकर इतने बौखलाए क्यों हैं। बहरहाल जिस तरह एसआईआर को लेकर राज्य में बहस छिड़ी हुई है, उससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग के लिए बंगाल में एसआईआर कराना आसान नहीं होने वाला। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जरूर राहत मिली है। आरएसएस सदस्य की तरफ से खड़गे के खिलाफ दायर की गई उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन पर नफरत फैलाने के आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद विपक्ष के नेता को घेरने की संघ की कोशिश नाकाम हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। ये शिकायत आरएसएस के सदस्य रविंद्र गुप्ता ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि खड़गे ने बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाला भाषण दिया था। ये शिकायत अप्रैल 2023 में कर्नाटक चुनाव के दौरान नरगेल में एक सभा में दिए गए उनके भाषण को लेकर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि खड़गे का बयान किसी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं दिया गया था। ये केवल राजनीतिक और वैचारिक निंदा थी। इसे नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता। आईपीसी की धारा 500 के तहत भी मामला नहीं बनता, क्योंकि शिकायत प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति आरएसएस के सदस्य ने की है। ऐसे में इस मामले में कानूनी रूप से संज्ञान लेना मुमकिन नहीं है।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उनके भाषण के बाद किसी तरह की हिंसा या तनाव की स्थिति पैदा नहीं हुई और कानून के मुताबिक जब तक कोई भाषण दो समूहों के बीच नफरत फैलाने की मंशा नहीं रखता हो, ऐसे में उसे नफरत फैलाने वाला भाषण नहीं माना जा सकता। गौरतलब है कि इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी कोर्ट ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से साफ इनकार कर दिया था और अब खरगे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से इनकार कर दिया है, जिसे संघ की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले को संघ और बीजेपी की बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है, तो बैकफुट पर बीजेपी सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार को भी आना पड़ा। बीते कुछ वक्त से एमपी सरकार में मंत्रियों के लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब शिक्षा मंत्री परमार ने महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान ने बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मामला महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय से जुड़ा हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री परमार आगर मालवा में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को अंग्रेजों का दलाल बता दिया। चल रहा था और जिसमें देश के कई सारे लोगों को फर्जी समाज सुधारक अंग्रेजों ने बना रखा था, जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं और उन्होंने धर्मांतरण का जो चक्र चलाया था उसको रोकने का साहस यदि। वीडियो सामने आने के बाद मंत्री सहित पूरी बीजेपी की काफी आलोचना होने लगी। विवाद बढ़ता देख मंत्री इंदर सिंह परमार को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने विवादित बयान पर प्रायश्चित की बात कही। माफीनामे में उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध समाज सुधारक श्री राजा राम मोहन रॉय जी ने अपने काल में समाज सुधार का बहुत काम किया है। उनके लिए त्रुटिवश निकले गए शब्दों पर मुझे दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूँ। उस काल परिस्थिति में अंग्रेजों ने जिस प्रकार के षड्यंत्र किए थे, उस संदर्भ में गलती से लोग में देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन जी राय के बारे में मेरे मुंह से गलत निकल गया, उसके लिए मुझे बहुत दुख है, मैं प्रायश्चित करता हूं। परमार के इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे। मंत्री के माफी मांगने के बाद ये मामला शांत होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन इस बयान की वजह से महापुरुषों को लेकर बीजेपी की विचारधारा पर सवाल खड़े हो गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात दिल्ली धमाके को लेकर आए बड़े अपडेट की। तो जम्मू में हुए ब्लास्ट से दिल्ली धमाके के तार जुड़ रहे हैं, जिससे मामला और सनसनीखेज होता जा रहा है। और अब इस मामले में मुख्य आरोपी के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, साथ ही मौके से 3 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो क्या है इस मामले को लेकर ताजा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया सूत्रों ने 3 संदिग्ध डॉक्टरों उमर, मुजम्मिल और शाहीन को मिली 20 लाख की फंडिंग का ट्रेल उजागर किया है। आशंका है कि ये पैसा हवाला नेटवर्क के जरिए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक हैंडलर की तरफ से भेजा गया था। जांच अधिकारियों ने खुलासा किया कि इसी फंड के इस्तेमाल को लेकर मुख्य आरोपी उमर उन नबी और शाहीन के बीच तकरार भी हुई थी। वहीं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर उमर नबी धमाके से करीब 18 घंटे पहले नूह के एक एटीएम के बाहर अपनी i20 कार के साथ सीसीटीवी फुटेज में दिखा। फुटेज में वो एटीएम से कैश निकालने की कोशिश करता दिखा, लेकिन कैश न मिलने पर उसने एटीएम गार्ड को लालच देकर दूसरे एटीएम ले जाकर कैश निकलवाया। इसके कुछ मिनट बाद वो दिल्ली की तरफ जाता दिखा, जिसकी पुष्टि दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा कैमरों से हुई। उसी दिन शाम 6:52 पर लाल किले के पास उसकी कार में विस्फोट हुआ, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। जांच के दौरान घटनास्थल से दिल्ली पुलिस को 9 मिलीमीटर कैलिबर के 2 जिंदा और एक खाली कारतूस मिले हैं। इन कारतूसों को चलाने वाली पिस्टल अब तक बरामद नहीं हुई है और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये कारतूस आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है। इनका इस्तेमाल आमतौर पर सुरक्षा बलों या विशेष परमिशन वाले लोग ही करते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस स्टाफ के कारतूसों की जांच की गई, लेकिन कोई मिसिंग नहीं मिला, जिससे ये साफ है कि ये कारतूस ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के नहीं थे। इस बीच लाल किले और लाल किला मेट्रो स्टेशन दोनों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मामले की जांच एनआईए कर रही है। अब इस मामले में क्या नए खुलासे सामने आते हैं, ये देखना होगा। सरकार ने इसे आतंकी घटना माना है। इस पूरी घटना ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।